हाय दोस्तों, एपिसोड 10 में माकी मास्टर डिलेक्स से पूछ रही होती है कि रन कहाँ पे है। तो इसके जवाब में वो कहती है ये मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है, बस इतना ही जानती हूँ कि वो होम स्कूल में है। तो बेथ और नाई ये नोटिस करते हैं कि मास्टर डिलेक्स के पैरों में काफी जख्म आ चुके हैं क्योंकि मास्टर डिलेक्स बगैर जूतों के जंगल में आई हुई थी। मास्टर डिलेक्स इन सबको भी यहाँ से भाग जाने का कह रही होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर मास्टर प्रसाद और मास्टर पुबैन आ जाते हैं। मास्टर प्रसाद मास्टर डिलेक्स से पूछते हैं क्या आप ठीक है, आपको किसी ने नुकसान तो नहीं पहुँचाया। लेकिन इसका जवाब में मास्टर डिलेक्स एक ही बात कह रही होती है, मुझे याद नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हेडमास्टर यानी भी आ जाती हैं। तो मास्टर पुबैन कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। ये बताती हैं कि मुझे मास्टर डिलेक्स की आवाज आई थी तो मैं उस आवाज को फॉलो करते करते यहाँ पे आ गई। हेडमास्टर कहती हैं कि अब तुम चारों वापस होम स्कूल जाओ और मास्टर पुबैन तुम लोगों को वहाँ लेके जाएंगे। होम स्कूल वापस आने के बाद नाई और वाइट मैकी को ये बात कह रहे होते हैं कि तुमने हमें अब बताया कि रन जेन 4 से जो है वो तुम्हारा भाई है और मास्टर्स ने उन्हें यहाँ होम स्कूल में लॉक करके रखा हुआ है। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। वाइट कहती है कि आखिर उन्होंने तुम्हारे भाई को इस तरह लॉक करके क्यों रखा हुआ है, क्या उसने कुछ गलत किया है। तिबैत कहता है कि होम स्कूल किसी प्रिजन से कम नहीं, इसलिए यहाँ पे ये सब होना एक नॉर्मल बात है। नाई कहता है अब हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है तो ये तो किसी प्रिजन से भी बुरी जगह है, कम से कम वहाँ पर कैदी को खाना तो दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मास्टर डिलेक्स भी आती है। मैकी इनको देख के कहती है कि हमें आपसे कुछ पूछना है, जो रात बात आप हमें बता रही थी क्या वो सही है कि रन होम स्कूल में है। मास्टर डिलेक्स ये बात सुनने के बाद कहती है कि रन वो कौन है। नाई कहता है कि आप कल रात जंगल में क्या कर रही थी। मास्टर डिलेक्स कहती है एक बार मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं वहाँ पर क्या कर रही थी या मैं वहाँ पे थी भी, मुझे कुछ याद नहीं। शायद ये उस दवाई का असर है जो मैं लेती हूँ। वाइट कहती है कि आप बीमार हैं या फिर आप किसी और चीज की दवाई लेती हैं। मास्टर डिलेक्स कुछ बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मास्टर प्रसाद आ जाते हैं। इसकी वजह से वो चुप कर जाती हैं और कहते हैं कि ये जो तुम उनसे सवालत कर रहे हो ये उनका पर्सनल मैटर है और तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग को बड़ों के मामलात में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है। मास्टर डिलेक्स कहती है कोई बात नहीं और इनकी बात का जवाब देती हैं कि ये दवाई खाने के बाद मुझे बहुत अच्छे से नींद आ जाती है और कुछ नहीं। ये कहने के बाद मास्टर प्रसाद और मास्टर डिलेक्स वहाँ से चली जाते हैं। मैकी इनके जाने के बाद कहती है कि अब तो मुझे और शक हो गया है और ऐसे लगता है कि इनकी मेमोरी डिलीट कर दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंगजाई और ह्यूगो को भी कुछ मालूम नहीं। थोड़ी देर बाद इनके पास फेंगोंग आता और कहता है कि हमें बाकी सबके पास जाना होगा, हमें कुछ बात करनी है। ये सब लोग एक क्लासरूम में जमा होते हैं। वहाँ पर ये बात हो रही होती है कि दोबारा होम स्कूल से कैसे बाहर भागा जाए। वाइट कहती है कि तुम लोग पागल हो, हमने पहले भी एक दफा कोशिश की थी लेकिन हम लोग नाकाम हो गए थे। नाई कहता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। ह्यूगो कहता है कि इस बार हम लोग 13 लोग हैं तो हम इसे फिगर आउट कर लेंगे। मैकी कहती है कि लेकिन मुझे यहीं पर रहना है। फूजी कहती है कि यहाँ पे रहने का क्या फायदा, यहाँ पे रह के हमें सिर्फ सजाएं मिलती हैं और कुछ भी नहीं। फूजी कहती है हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए यहाँ से बाहर निकलने में। फैंग कहती है कि हाँ हमें यहाँ पे नहीं रहना, तुम हमें से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, प्लीज कोई प्लान बनाने में हमारी मदद करो। सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं अब हम इस जगह को और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन्होंने बहुत कुछ हमारे साथ कर दिया, हमारी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। नाई कहता है कि ह्यूगो और जिंगजाई तुम लोग लास्ट टाइम बाहर गए थे लेकिन तुम लोग फिर ऐसे ही वापस आ गए, तुम लोग के पास कोई क्या प्लान है जिसे हम फॉलो कर सके। मैकी कहती है कि मेरे पास है, जिस तरह हम यहाँ पे आए थे हम उसी तरह वापस जाएंगे। वाइट कहती है कि तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है। मैकी कहती है कि वो मिनी बस जिसमें हम बैठकर आए थे, हमें उस बस की चाबियां चुरानी होगी और उसको चला के यहाँ से बाहर निकलना होगा और ये सब करने के लिए हमें उससे पहले होम स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करना होगा और उसमें मास्टर्स को फंसा के हम लोग बाहर निकल जाएंगे और हमें से कोई फिर जाके मास्टर आमिन के कमरे से जाके चाबियां ले आएगा। जीन इसका प्लान सुनकर इसके लिए तालियां बजाने लग जाता है, कहता है कि तुम वाकई हमारी क्लास प्रेसिडेंट होने को डिजर्व करती हो। मैकी कहती है अभी इतना खुश ना हो क्योंकि ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं। थोड़ी देर बाद ह्यूगो की नजर जिंगजाई पे पड़ती है जो कि बिल्कुल स्टैचू बन के खड़ी होती है। ह्यूगो इसको देखकर डर जाता है और इससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती और इसकी नजरें बिल्कुल स्टिल एक जगह पर ही होती है। ये लोग बार बार इससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है। मैकी इसको हिलाती है और इससे पूछती क्या तुम ठीक हो, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती और एकदम से चीखें मारते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसको मास्टर पहलवान के पास लेके आते हैं तो मास्टर पहलवान कहती हैं कि फिक्र की बात कोई नहीं है। ये पूछती है कि आखिर मुझे हुआ क्या था। ये कहती हैं कि तुम्हें स्ट्रेस की वजह से इस तरह हो गया था और शायद तुमने प्रॉपर स्लीप नहीं ली, तुम्हारी बॉडी शायद थक गई है, इसलिए तुम कुछ देर यहाँ पे आराम कर लो। फिर जैसे ही रात होती है ये लोग अपने प्लान पे काम शुरू कर देते हैं। वाइट और मैकी इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने के लिए जाती है नीचे बेसमेंट में और पावर ऑफ कर देती हैं। एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सारे मास्टर्स इत्तेफाक से एक ही जगह पर होते हैं। ये लोग चेक करने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ पर फ्लाइंग आती है और कहती है कि मास्टर वहाँ पर बाहर आग लग गई है। ये सुनते हेडमास्टर और बाकी मास्टर फौरन बाहर जाते हैं। ये लोग मीटिंग हॉल में चेक करने के लिए आते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं होता है। फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए जाते हैं लेकिन तभी फेंगोंग कहता है कि बाहर कोर्ट यार्ड में कोई आग लगा रहा है। तो वहाँ पर नाई और तिब्बत छोटी सी आग
लगाकर बैठे होते हैं ताकि धुआं अंदर की तरफ जाए, पर इतनी देर में इन दोनों को मास्टर प्रसाद देख लेते हैं और दूसरी तरफ मैक और मॉर्ग मास्टर आमिन के कमरे से जाके उस मिनी बस की चाबियां ले आते हैं। अब ये सब लोग वहाँ से भागने वाले होते हैं कि सामने से मास्टर आमिन खुद आ जाते हैं। मास्टर आमिन कहते हैं कि जो सब कुछ तुम लोग कर रहे हो क्या उसकी मुझे खबर नहीं? मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि होम स्कूल के स्टूडेंट्स के दिमाग में आखिर ऐसा प्लान आ कैसे सकता है। व्हाइट कहती है लेकिन हम कभी भी होम स्कूल के स्टूडेंट नहीं बनना चाहते थे। बाकी सब भी इसकी बात से इत्तेफाक करते हैं। सब कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ से जाने दो, हमें अपने घर जाना है। मास्टर आमिन कहते हैं कि अच्छा तो तुम लोग अपने घर जाना चाहते हो, क्या तुम लोग को ये बात मालूम है कि अगर तुम लोग घर वापस जाओगे क्या तुम्हारी फैमिलीज तुम्हें वेलकम करेंगी? क्या वो तुम्हें वापस लाना चाहते हैं? नहीं बहुत गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चों को वेलकम ना करे। मास्टर आमिन कहते हैं तो क्या तुम ये सोचते हो अपनी फैमिलीज के बारे में? तिब्बत कहता है लेकिन होम स्कूल हमारी फैमिली या हमारा घर नहीं है। मास्टर आमिन कहते हैं ठीक है, अगर तुम लोगों ने इतना पक्का इरादा कर लिया तो मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर सकता। फ्लैंक कहते हैं इसका मतलब ये कि आप हमें घर जाने की इजाजत दे रहे हैं। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, मैं मास्टर पोबैन को कहूंगा कि तुम लोगों को वापस छोड़ आए, जिस जगह को तुम लोग घर कहते हो वहाँ तुम्हें छोड़ आए। मैकी कहती है कि आप हमें इजाजत क्यों दे रहे हैं वापस जाने की? मास्टर आमिन कहते हैं कि अब जबकि तुम इस जगह को अपना घर ही नहीं समझते तो यहाँ पे रहने का भी कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद मास्टर पोबैन आते हैं और वही कुकीज लेके आते हैं जो कि इनके यहाँ पे आने पे इनको खिलाई गई थी और कहा जाता है कि ये अगर खाओगे तो ही वापस घर जा पाओगे। सब कहते हैं कि हमें ये कुकी क्यों खानी होगी, पहली बार भी आप लोगों ने इसमें कुछ मिलाया हुआ था और हम लोग बेहोश हो गए थे। लेकिन मास्टर अपनी बात पे ही होते हैं कि अगर ये खाओगे तो ही घर जाओगे, तो मजबूरन इनको खानी पड़ती है और ये बारी बारी आगे बढ़ते हैं। ना चाहते हो कुकी उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। एंड पे व्हाइट, मैकी, नाय और तिब्बत रह जाते हैं। मैकी इन तीनों से कहती है कि तुम तीनों जाओ, मैं यहीं पे रहूंगी, मुझे नहीं जाना। व्हाइट कहती है कि तुम क्यों नहीं जाओगी? मैकी कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, और अगर मैं ये जगह छोड़ दूंगी तो मेरे पास रहने के लिए कोई और दूसरी जगह नहीं। व्हाइट कहती है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैकी कहती है कि नहीं, मुझे यहीं पे रहना है, असल मकसद तो इसका अपने भाई को ढूंढना होता है। तो इस तरह से व्हाइट चली जाती है, नाई भी चला जाता है, लेकिन तिब्बत को इसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। वो इससे आखिरी बार पूछ रहा होता है कि तुम चलो, लेकिन वो इसको भी मना कर देती है और इसको जाने का कहती है। सब स्टूडेंट्स के चले जाने के बाद मास्टर आमिन कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुमने इस जगह का इंतखाब किया। फिर इसके बाद अगली सुबह ये सब लोग बस में सो रहे होते हैं। मास्टर पोबैन तालियां बजाकर इनको उठाते हैं। मास्टर पोबैन कह रहे हैं कि तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो, लेकिन होम स्कूल की बस यहीं पे तुम लोगों का वेट करेगी। सबसे पहले व्हाइट का घर दिखाया जाता है। ये जब अपने घर जाती है तो इसके घर में सामान को बाहर निकाला जा रहा होता है। फिर इसके बाद मैक और मॉर्ग अपने घर जाते हैं। ये अपने फादर के साथ किसी यंग लड़की को देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। व्हाइट कहती है कि सामान क्यों निकाला जाता है? सामने से इसकी आंट आती है और कहती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? यही सवाल मैक और मॉर्ग के डैड भी पूछते हैं। तो वो कहते हैं हमें मास्टर आमिन ने इजाजत दी है वापस घर आने की। ये सुनते ही इनके डैड गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा तो एग्रीमेंट नहीं हुआ था, मैंने उनको पहले ही इतने सारे पैसे दिए हैं, तुम लोग को 3 साल तक वहीं पर रहना था, तुम लोग को वापस चले जाना चाहिए। मैक और मॉर्ग के डैड इन दोनों को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते और ये बात देखकर इन दोनों का दिल टूट रहा होता है। दूसरी तरफ फेंगोंग की मॉम भी इसको वापस जाने का कह रही होती है और कहती है कि अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो तुम पे बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन फेंगोंग कह रहा होता है मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। फेंगोंग की मॉम कहती है कि ये कोई फैमिली नहीं है, फैमिली में किसी को हर्ट नहीं किया जाता। मैक और मॉर्ग अपने डैड से पूछते हैं कि मॉम कहाँ पे है? तो ये कहते हैं कि तुम्हारा मसला नहीं है, तुम दोनों बस वापस चले जाओ। दूसरी तरफ फूजी को उसके डैड थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम वापस क्यों आई, क्योंकि वो तो पहले ही इससे नफरत करते हैं क्योंकि ये एक लड़की है। दूसरी तरफ व्हाइट की आंट जो उसका घर होता है वो भी सेल कर रही होती हैं बगैर व्हाइट को बताए, और उन्होंने व्हाइट को इसीलिए होम स्कूल भेजा होता ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें, क्योंकि इसके मॉम डैड की तो एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फेंगोंग की मॉम से यही समझा रही होती है कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे जो डैड हैं वो होम स्कूल से भी ज्यादा तुम पर सख्तियां करेंगे अगर तुम यहाँ पर रहोगे। फेंगोंग के डैड को फेंगोंग का बिहेवियर नहीं पसंद था क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है। बजाय उसका ट्रीटमेंट करने के वो इसे एरोगेंट समझते थे कि वो जानबूझ के ऐसा करता है। फ्लैंक की मॉम भी यही समझ रही होती है कि जैसे पहले इसकी बेटी अटेंशन सीख करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती थी, अब भी वो ये झूठ ही कह रही है कि मास्टर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और इसीलिए वो वापस आ गई, जबकि वो हकीकत कह रही थी और उसकी मॉम इसकी कोई बात नहीं सुनती। मैक और मॉर्ग के डैड बताते हैं कि तुम लोगों की मॉम मुझसे डिवोर्स लेकर यहाँ से चली गई और उसने कहीं और शादी कर ली है। ये बात सुन के दोनों बहुत हैरान होते हैं कि इनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई है। व्हाइट की आंट उसे फिर कह रही होती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो तुम ले लो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? व्हाइट कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक पंच मेरा गुस्सा खत्म कर सकता है। वो अपनी आंट को पंच मारती है और वहाँ से चली जाती है। ये दोनों कहते हैं कि फिर हमारा क्या होगा अगर मॉम यहाँ से चली गई है। इन दोनों के डैड बताते हैं कि जब उसने डिवोर्स पे साइन किया तो उसने साथ ये भी शर्त रखी थी कि डिवोर्स लेने के बाद बच्चों की कस्टडी मेरी नहीं होगी बल्कि उनके फादर की होगी, तो इसीलिए तुम लोगों की टेक केयर मेरी जिम्मेदारी है। ये दोनों अपने डैड का रवैया देख के दिल बर्दाश्त
बर्दाश्त हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। इनके डैड इन पर जरा भी तवज्जो नहीं देते और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। इन शॉर्ट ये कि इनकी फैमिलीज को ये पता था कि होम स्कूल में इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, बल्कि उन्होंने खुद ही ऐसा कहा था और होम स्कूल को इतने पैसे दिए थे कि 3 साल तक ये सब बच्चे होम स्कूल की कस्टडी में रहें, क्योंकि वो इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। यहाँ आने के बाद इन सबको इनके पेरेंट्स की असलियत का मालूम हो गया। दूसरी तरफ जिंगजाई अपने घर जाती है और ह्यूगो भी इसके साथ होता है। ये अपने घर जाकर वहाँ से पैसे और गोल्ड वगैरह ले रही होती है। ये कहती है कि तुम अपने घर नहीं जाओगे, तो ये कहता है कि नहीं, मेरा कोई जो घर है मुझे नहीं लगता वहाँ पे मुझे वेलकम किया जाएगा, इसलिए तुम जाओगी, मैं वहाँ तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये लोग किसी दूसरी जगह जाने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इसके डैड मिल जाते हैं, जो कि इसके हाथ से वो सोने का बैग छीन लेते हैं जिसमें गोल्ड होता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किसी लड़की को घर में लेके और उसके साथ मिलकर अपने घर से ही चोरी कर रही हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी। और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारते हैं। ये दोबारा इसको मारने वाले होते हैं कि ह्यूगो आगे बढ़ के इसके डैड का हाथ रोक लेता है। जिंगजाई के डैड ह्यूगो पे गन तान लेते हैं, लेकिन जिंगजाई अपने ही डैड के सर पर वास को दे मारती है। दूसरी तरफ नाई अपने डैड के साथ बैठा होता है और अपने साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों का बता रहा होता है जो कि होम स्कूल में हुई। उसके डैड कहते हैं कि तुम सिर्फ इन वजूहात की बिना पर वापस घर आ गए हो। नाई रो रहा होता है, कहता है कि क्या ये वजह कम है। नाई कहता है कि मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहा था कि आखिर आप अपने फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। नाई के डैड कहते हैं क्या तुम ये वाकई जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें होम स्कूल क्यों भेजा था। नाई कहता है हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। फ्यू के डैड ने काफी लोगों के पैसे देने होते हैं, जिसकी वजह से लोग उनके घर आकर उनके घर पे पथराव करते हैं और इसकी वजह से इसके डैड ने उसको होम स्कूल भेजा था। ये अपने डैड को समझा रही होती है कि आप उनके पैसे वापस कर दें तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके डैड गलत रास्ते पे थे और इसकी बात नहीं मान रहे होते। दूसरी तरफ जीन कचरे के ढेर के पास बैठा होता है। एक लेडी वहाँ से गुजरती है, वो कहती है कि बेटा तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो ये कहता है कि मेरे डैड ने मुझे कचरा कहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। वो लेडी कहती है तुम्हारे डैड तुम पे गुस्सा हो गए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह नहीं कह सकता। और दूसरी तरफ जब तिब्बत घर जाता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी तो मॉम की डेथ हो चुकी है और उसे ये नहीं मालूम कि उसकी मॉम की डेथ कब हुई और उसे किसी ने इत्तला भी नहीं दी। तिब्बत अपनी मॉम की फोटो के सामने खड़ा होकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तभी मास्टर आमिन आ जाते हैं वहाँ पर। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, अब से तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। अगरचे मेरा तुमसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन मास्टर पुत यानी तुम्हारे डैड वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। ये बात सुनने के बाद तिब्बत बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तिब्बत मास्टर आमिन को ये कह रहा होता है कि मुझे कभी मॉम ने तो ये बताया नहीं कि मेरे फादर होम स्कूल के मास्टर थे, मुझसे मॉम ने ये बात आखिर क्यों छुपा के रखी। मास्टर आमिन कहते हैं कि होम स्कूल का ये रूल है कि जो भी वहाँ पे जॉब करता है उसे अपनी जॉब को अपने घर वालों तक से भी छुपा के रखना होता है, उनको नहीं बताना होता। और तुम्हारे डैड ने भी यही किया था। तुम्हारी मॉम को भी तुम्हारे डैड की जॉब का उनकी डेथ के बाद ही मालूम हुआ था। तिब्बत कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया मेरी मॉम के बारे में। मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ये चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में खबर ना हो और यही उनकी लास्ट विश थी। तिब्बत रोने लग जाता और कहता है कि मॉम ऐसा क्यों चाहती थी। मास्टर आमिन कहते हैं कि बाज दफा लोग गुड बाय कहने से डरते हैं, इसलिए वो बिना गुड बाय कही ही हमें छोड़ के चले जाते हैं और ऐसा तुम्हारे डैड ने भी किया। तिब्बत कहता है अगर ऐसा है तो फिर मेरे डैड ने सुसाइड क्यों की। फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर पुत की डेथ हो जाती है और वहाँ पर मास्टर प्रसाद, मास्टर पेपरॉन, मास्टर यानी और मास्टर आमिन भी होते हैं। मास्टर पेपरॉन कह रही होती है कि मास्टर पुत सुसाइड नहीं कर सकते, जबकि मास्टर प्रसाद ये कह रहे होते हैं कि ये बात सच नहीं। और उसी दौरान रन भागा भागा आता है, कहता है कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि मास्टर ने सुसाइड कर ली। यही बात मास्टर आमिन तिब्बत को बता रहे होते हैं कि ऑटोप्सी के रिजल्ट से यही मालूम हुआ था कि तुम्हारे डैड ने सुसाइड की है, लेकिन इस बात पे मुझे यकीन नहीं, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता कि कोई मास्टर पुत जैसा इंसान आखिर सुसाइड कैसे कर सकता है। तिब्बत कहता है आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे डैड ने सुसाइड नहीं की थी। मास्टर आमिन कहते हैं मैं इसलिए कह रहा क्योंकि उनकी सुसाइड से पहले वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और ये नामुमकिन है कि वो उस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को छोड़कर इस तरह से खुद सुसाइड कर ले, इसीलिए मुझे इस बात पे यकीन नहीं। तिब्बत कहता है कि आखिर वो प्रोजेक्ट क्या है। मास्टर आमिन कहते हैं कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें इसके लिए होम स्कूल वापस लौटना होगा। दूसरी तरफ तमाम स्टूडेंट्स अपने घर वालों के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर वापस आ जाते हैं और वहाँ पर मास्टर पुबैन और मास्टर आमिन इनका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स आ गए होते हैं, बस नाई रह गया होता है और थोड़ी देर बाद नाई भी आ जाता है और इनको होम स्कूल लेके जाने से पहले दोबारा वो कुकी खिलाई जाती है। अगली सुबह ये सब लोग होम स्कूल वापस आ जाते हैं और मीटिंग हॉल में सभी बैठे होते हैं और वहाँ पर
मास्टर आमिन और हेड मास्टर आती हैं। ये दोनों इनको होम स्कूल वापस आने पे वेलकम करते हैं। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम लोग अपने घर से वो आए और तुम लोग को हकीकत का मालूम हो गया है और यही वजह है कि मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं ये बात जानता था कि सच जानने के बाद तुम लोग का दिल इसी तरह से टूट जाएगा। तिबेत जब अपने दोस्तों से मिलता है तो इन सबको अपनी कहानी बता देता है कि इसकी मॉम की डेथ हो गई और इसके डैड यहाँ पर टीच क्या करते थे। मैकी कहती है यानी तुम्हारी बातों का मतलब है जो मास्टर दिलेक अब सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ पहले तुम्हारे डैड यानी मास्टर पूत पढ़ाया करते थे। व्हाइट कहती है कि होम स्कूल बहुत सारी मिस्ट्री से भरा हुआ है, पहले ह्यूगो और जिंगजाई का बिहेवियर और मास्टर दिलेक का, फिर उसके बाद जन 4 से स्टूडेंट रन जो कि माकी का भाई है, और अब तुम्हारे डैड मास्टर पूत जिनकी डेथ यहाँ पर हुई है। ना जाने यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद इनको एक आवाज सुनाई देती है तो व्हाइट खड़ी होती है और पूछती है कि वहाँ पे कौन है, और लॉबी के उस तरफ फ्लैंग और फेंगुंग खड़े होते हैं जो कि इनकी बातें सुन लेते हैं। ये सब लोग इससे पूछते हैं क्या तुम लोगों ने सब बातें सुन ली? जैसे फ्लैंग कहती है कि नहीं हमने सब कुछ नहीं सुना, लेकिन फेंगुंग जो कि थोड़ा सीधा सा है वो ये बता देता है कि उसने क्या क्या सुना, इन्होंने ऑलमोस्ट सारी ही बातें सुन ली थी। फ्लैंग कहती है लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे, हम इसे राज ही रखेंगे। जब ये लोग बात खत्म करके हट जाते हैं तो थोड़ी देर बाद फेंगुंग इनसे कहता है कि मुझे कुछ कहना है। नाई से कहता है कि तुम्हें जो कहना वो कहो। तो ये कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले मास्टर पुत को रन से बात करते हुए देखा था। ये बात सुनने के बाद सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। माकी कहती है कि तुमने ऐसा कहाँ देखा? तो ये कहता है कि बुक शेल्फ में किसी ने वो वहाँ पे रख दी थी, यानी ये किसी रिकॉर्डिंग वगैरह की बात कर रहा है। ये सब लोग लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ जाकर बुक्स ढूंढने लग जाते हैं। फेंगुंग को वो बुक मिल जाती है और बुक विनी द पू वाली होती है। फेंगुंग जैसे ये बुक दिखाता है वो बुक देखने के बाद मैकी की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो रोने लग जाती है। फ्लैंग और व्हाइट उसे काम डाउन करने की कोशिश करती हैं और दूसरी तरफ नाई और तिब्बत बुक को खोल के देखते हैं तो उसमें एक मेमोरी कार्ड पड़ा होता है। दूसरी तरफ बाहर जंगल में तमाम मास्टर्स एक मीटिंग कर रहे होते हैं होम स्कूल के करिकुलम पे, और वहाँ पर तमाम मास्टर्स होम स्कूल के करिकुलम पे बात कर रहे होते हैं। हेडमास्टर कहती हैं कि मास्टर आमिन ने ये करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया है कि उनका गोल भी अचीव हो जाएगा। तभी मास्टर प्रसाद कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई यहाँ पे ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि प्लान कामयाब हो। हेडमास्टर कहती हैं कि मास्टर प्रसाद आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? इस पे मास्टर प्रसाद हमेशा की तरह हंसने लग जाते हैं बुरे तरीके से। मास्टर आमिन कहते हैं कि अब तुम बोल भी दो जो कहना चाहते हो। तो मास्टर प्रसाद कहते हैं कि मुझे लगता है मास्टर डिलेक रैट हैं जो कि इस प्लान को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, लेकिन मास्टर डिलेक इसकी नफी करती हैं, कहती हैं कि ये सच नहीं। मास्टर डिलेक कहती हैं क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तो इस पर मास्टर प्रसाद कहते हैं कि मुझे ये भी लगता है कि शायद मास्टर डिलेक के साथ कोई मिला हुआ है। मास्टर प्रसाद कहते हैं क्योंकि जब मास्टर डिलेक जंगल में गुम गई थी तो मुझे इनके पैरों के निशान के साथ किसी और के पैरों के निशान भी मिले थे। दूसरी तरफ इनको वहाँ पर हैंडीकैम और एक मॉनिटर भी मिलता था जिसकी मदद से ये लोग उस मेमोरी कार्ड को प्ले करते हैं। उसमें वीडियो होती है और उस वीडियो में रन और तिब्बत के डैड यानी मास्टर पूत दोनों चेस खेल रहे होते हैं, और इस वीडियो में रन मास्टर पूत से अपनी बहन मैकी की बात करता है और कहता है वो जब भी डर जाती है तो वो कहती है कि मैं उसे विनी द पू की स्टोरी पढ़ के सुनाऊं। मास्टर पूत कहते हैं कि उसे कहानी क्यों पसंद है, क्या इसकी कोई खास वजह है? तो रन कहता है उसने मुझे एक दफा बताया था कि वो चाहती है उसका भी कोई दोस्त विनी द पू की तरह हो, और ये बात कहते कहते वीडियो में रन रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद इनको बाहर से आवाज आती है। फ्लैंग और व्हाइट बाहर खिड़की से देखती हैं तो ये बताती हैं कि मास्टर वापस आ रहे हैं, तो लोग जल्दी से सामान को उसकी जगह पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह सब अपने बिस्तर पे नहीं होते, सिर्फ मैकी लेटी होती है और वो कोई डरावना ख्वाब देखकर चिल्लाने लग जाती है। दूसरी तरफ से फ्लैंग और व्हाइट इसके पास आते हैं इसको काम डाउन करने के लिए, लेकिन इनको देखने के बाद कोई जवाब नहीं देती, बिल्कुल चुप कर जाती है। कुछ टाइम के बाद मैकी कहती है कि हमें सुबह की एक्सरसाइज के लिए आज क्यों नहीं उठाया? तो फ्लैंग कहती है कि हेडमास्टर आई थी, उन्होंने कहा था कि आज कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, बल्कि कुछ देर बाद हमें एक बहुत स्पेशल मील मिलने वाला है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हमारा वेलकमिंग मील होगा। इसके बाद जब ये खाने की टेबल पर जाते हैं तो खाने की टेबल खाने से भरी होती है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना पड़ा होता है। इसके बाद मास्टर पबैन आते हैं जो कि इनसे पहले खाने का पूछते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं तुम लोगों को ये बात बताने आया हूँ कि खाना खाने के बाद तुम लोगों को अप टू यू क्लास में जरूर जाना है। जिंगजाई कहती है ये अप टू यू क्लास क्या है? तो मास्टर पबैन कहते हैं ये इस क्लास में तुम लोगों को इस बात की इजाजत है कि तुम लोग अपनी पसंद से किसी भी मास्टर की क्लास में जा सकते हो, जो मास्टर तुम लोग को पसंद है तुम उनके साथ पढ़ सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी अपनी मर्जी से अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी टीचर्स अपने अपने तरीके से इनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये कोई सिलेबस नहीं होता बल्कि इनको लाइफ लेसन्स दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ मैकी अपनी नाइटमेयर का मास्टर फेबॉन को बताती है और कहती है कि मैं अपने नाइटमेयर से लड़ना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि मैं इसका एंड देख सकूं, मैं कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाई। तो मास्टर उसकी हेल्प करती हैं ताकि वो ट्रॉमा से बाहर आ सके और उसका ट्रीटमेंट शुरू करती हैं और कहती हैं कि उन दिनों को महसूस करो जब तुम छोटी थी, तुम्हारे हाथ में एक किताब है और वो
किताब तुम्हें बहुत पसंद है, वो कौन सी किताब है? मैगी को दिखाई देता है वो किताब विनी द पूह की ही होती है और इसके साथ इसको अपना भाई भी दिखाई देता है जब ये छोटी थी। मास्टर कहती है कि तुम वो किताब बार बार पढ़ रही हो क्योंकि तुम्हें वो बहुत पसंद है, और जब तुम वो किताब पढ़ रही हो तो तुम्हें अपने इर्द गिर्द क्या दिखाई दे रहा है? दूसरी तरफ रन अपनी बहन के लिए प्रे कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसको सब कुछ भूल जाए, वो कभी भी इस चीज को याद ना कर सके। मैं अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन इस दफा मैगी को याद आ जाता है और वो अपनी आंखें बंद किए हुए रो रही होती है और कहती है कि मुझे अपने डैड दिखाई दे रहे हैं, वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे उनसे डर लग रहा है। मास्टर कहती तो मैं उनसे डर क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने उनके बनाए हुए रूल को तोड़ दिया। और मैगी के नाइटमेयर में दिखाया जाता है कि उसके डैड विनी द पूह की बुक पकड़ के उस पे चला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अपने हाथ इस टेबल पे रखो, और उसके डैड मैगी के हाथों पर जो बुक पकड़ी होती है वो मारने वाले होते हैं कि पीछे से इसका भाई आ जाता है और इनको ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन उसके डैड इसकी बात नहीं मानते, कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। अपने ही बेटे को जोरदार धक्का देके दूर गिरा देते हैं और मैगी को कहते हैं कि तुम अपने हाथ मत हटाओ, और इसके हाथ टेबल पर रखवा कर उस बुक से इसके हाथों पर मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन रन दोबारा से अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है और इसको वहाँ से दूर कर लेता है। इनके डैड इन दोनों को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से मास्टर आमीन आ जाते हैं जो कि इसके डैड को रोकते हैं आके। मैगी बहुत ज्यादा रो रही होती है। थोड़ी देर बाद इसे तिब्बत हिला हिला कर चुप करवाता है ताकि ये इस नाइटमेयर से बाहर निकल सके। मैगी कहती है कि मुझे याद आ गया है और जब मैं छोटी थी तो मेरी याददाश्त डिलीट कर दी गई थी। मास्टर आमीन मुझे ट्रीटमेंट रूम में लेकर गए थे और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।